आज हम लोग नियोजित विकास की राजनीति के दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार से बनी और किस तरह से वो भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद को रखने में सफल हुई। हमारा उपसंबोध वही है कि हम ये समझ पाएंगे इन 6 चीज़ों को। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं इस पार्ट में मुख्य हैं। भूमि सुधार और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और अन्य क्रांतियां भी इसमें आप समझेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पिछले अध्याय में उसकी परिभाषा और उसके बारे में एक मोटे तौर पर आपको समझ मिली होगी। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए शुरू की गई और इस योजना के तहत जो केंद्रीय बजट था उस केंद्रीय बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया और इसमें राज्य के बजट को भी शामिल किया गया था। पहला, गैर योजना व्यय। सरकारें जो बजट पेश करती हैं उसमें वो पूरे वर्ष का आय और व्यय को दिखाती हैं कि वो उन्होंने कितना राजस्व से कमाया और कितना उन्होंने खर्च किया। इसमें जो व्यय का हिस्सा था वो 5 वर्षों के लिए होना था क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें दूसरा जो पार्ट था वो था योजनागत व्यय का, जो योजनाएं बनाई गई उस पर कितना खर्च था। और योजना में तय की गई प्राथमिकताओं से आशय था कि किन क्षेत्रों में पहले खर्च होना था, किन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देना था। उन प्राथमिकताओं पर 5 साल की अवधि में उस पैसे को खर्च करना था। इसे ही पंचवर्षीय योजना कहा गया। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये था कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से हस्तक्षेप कर सकती थी, नियंत्रित कर सकती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह 1951 से 1956 तक यानी इन 5 सालों में ये काम किया। इस योजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद में पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की, यानी वही पंचवर्षीय योजना। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था। हेराल्ड डोमर मॉडल अर्थशास्त्री थे और ये 2 अर्थशास्त्री थे, हेराल्ड अलग थे और डोमर अलग थे। इन दोनों ने विशेष रूप से काम किया अर्थव्यवस्था पर। इनका मानना था कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो सरकारें निवेश करती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि निवेश दोहरी भूमिका निभाता है। एक, वह आय का निर्माण करता है और दूसरा, पूंजी में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। डोमर ने इसमें जोड़ा था कि यदि आपको पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करनी है तो आपको निरंतर शुद्ध निवेश में वृद्धि करते रहना चाहिए। और इस तरह से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें निवेश पर जोर दिया गया, लेकिन निवेश किस पर हो इसको लेकर भी थोड़ा मतभेद हुआ। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। बजट में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर रखा गया। इसके पीछे की भी एक कहानी है कि ऐसा क्यों किया गया। अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया लेकिन ज़्यादातर जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसका कारण ये था क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और अगर कृषि सुदृढ़ होती तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति भारत में भूखा नहीं सोता।
कृषि रोजगार को भी उत्पन्न करती थी, और यदि कृषि पर ध्यान न दिया जाता तो प्रचंड बेरोजगारी बढ़ती, कुपोषण बढ़ता, गरीबी बढ़ती। तो इस तरह से कृषि पर ज़्यादा जोर था ताकि लोगों को कम से कम भोजन उपलब्ध हो सके। इसके योजनाकारों में से एक के.एन. राज थे, और इनका मानना था कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की जो गति है बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, अर्थात धीमी रखनी चाहिए। कृषि पर ध्यान देने का मतलब था कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निवेश किया गया, इसलिए कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, ऐसे बांध बनाए गए और इनसे पानी, बिजली, सिंचाई के लिए पानी आदि चीज़ें ली गईं। योजना के अंतिम वर्ष यानी 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भी शुरू किया गया, जो आज देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना का जो विकास दर था वो 2.1 लक्षित कर रखा था, लेकिन जो विकास दर हासिल किया वो 3.6 था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो 1956 से 1961 है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो निवेश किया गया वो उद्योगों पर किया गया, विशेषकर भारी उद्योगों पर। और यह जो योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसके योजनाकारों में से एक थे। इस योजना को भौतिकवादी योजना के नाम से भी जाना जाता है, और इस योजना में जो उद्देश्य था वो था भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज गति से विकसित हो, तथा उसमें एक स्ट्रक्चरल संरचनात्मक चेंजेस लाए जाए, संरचनात्मक बदलाव लाए जाए। संरचनात्मक बदलाव के लिए सरकार ने संरक्षणवाद का प्रयोग किया। संरक्षणवाद के तहत उसने अपने उद्योगों को बचाने के लिए जो विदेशों से जो चीज़ें आयात होती थीं उस पर उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाए, आयात शुल्क बढ़ा दिए, ताकि देशी उद्योगों को संरक्षण मिले और टाटा और अन्य सारी जो देशी कंपनियां थीं वो अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सके, उन्हें टैक्स रियायतें भी दी गई। इसके अलावा बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी एवं संचार जैसे आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों पर मुख्य जोर दिया गया था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अगर अंतर पूछे आपसे तो आप ये बता पाएंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास गति धीमी रखी गई, कृषि पर मुख्य जोर था, कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर निवेश किया गया, जैसे ये इस्पात, रेलवे, मशीनरी, संचार, परिवहन, इन क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया। सुविधा के लिए हमने केवल समयकाल आपको पता चले, जो अन्य पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके बारे में हमने जानकारी, एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई, और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 में समाप्त हो गई, 2012 से 2017 में समाप्त हो गई। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसे आप लोग पढ़ लेंगे। ये सारा कुछ डिस्प्ले पे दिख रहा है। अब जो विषय है, हमारा टॉपिक है, वो है कि विकास को लेकर के मुख्य विवाद क्या थे। जैसा कि मैंने बताया कि विकास को लेकर के कोई समस्या नहीं थी, विकास सबको चाहिए, लेकिन विकास किन रास्तों से, किन मार्गों पर चलकर प्राप्त करना है, इसको लेकर के थोड़े मतभेद थे। और जो पहला मतभेद था वो था कृषि बनाम उद्योग। ये वो विवाद था कि जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निवेश करना चाहिए, ताकि उसमें जो लोग हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, उन्हें रोजगार मिल सके, उनका जीविकोपार्जन हो सके। और दूसरा एक वर्ग था जो ये मानता था कि यदि भारत को विकसित देशों के बराबर खड़ा होना है तो उन्हें उद्योगों में ज़्यादा निवेश करना चाहिए। प्रथम सवाल था कि भारत जैसे देश में जहां गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है, देश का संसाधन
कृषि क्षेत्र में लगाया जाए या उद्योगों में लगाया जाए। जो पैरोकार थे कृषि क्षेत्र के, उसमें जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी, चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता, इन लोगों का ये मानना था कि कृषि क्षेत्र में ही भारत को ज़्यादा निवेश करना चाहिए और कृषि को विकसित करना चाहिए। ग्रामीण उद्योगीकरण जेसी कुमारप्पा ने कहा कि इस पर जोर देना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने माना कि नियोजन से मुख्यतः जो फायदा है वो शहरी और औद्योगिक तबके को है और इसकी कीमत ग्रामीण जनता चुका रही है। कुछ वर्ग का मानना था कि यदि औद्योगिकरण नहीं स्वीकार किया गया तो भारत को गरीबी से कोई मुक्त नहीं कर सकता। दूसरा जो विवाद था वो था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। इस विवाद के बारे में थोड़ा हमने पूर्व वाले पार्ट में पढ़ लिया है। उसका था कि मूलतः भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। पूंजीवादी मॉडल में जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन से आशय जिनसे उत्पादन होता है, जैसे भूमि, उद्योग, तो यह जो भूमि और उद्योग हैं वो किसके हाथ में रहे? निजी हाथों में रहे, हमारे आपके हाथों में रहे, या सरकार के हाथों में रहे, या समूह के हाथों में रहे, जैसे सहकारी। पूंजीवादी मॉडल में हमेशा उत्पादन के जो साधन होते हैं वो निजी हाथों में होते हैं और इनका ये मानना है कि निजी हाथों में होने से इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है। समाजवादी मॉडल में निजी हाथों में संसाधन न हो करके समाज के हाथों में या राज्य के हाथों में होता है। समाज का मुख्य प्रतिनिधि राज्य होता है, इसलिए राज्य का उस पर नियंत्रण होता है। भारत ने इन दोनों ही मॉडल्स के जो विचार थे उसको स्वीकार कर लिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल लिया। ये एक प्रकार का अपना एक नया मॉडल था। भारत में इन दोनों ही मॉडल को अपनाकर मिश्रित कर दिया गया और इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि मिश्रित भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें आप बता पाएंगे। 1991 के बाद अब जब भारत ने उदारीकरण को स्वीकार किया, 1991 में आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय जो है सलाहकार थे और उन्होंने उस समय उदारीकरण को शुरू किया। पीवी नरसिम्हा राव तो प्रधानमंत्री थे। 1991 के बाद अब धीरे धीरे उदारीकरण के इस दौर में सरकार पूरी अर्थव्यवस्था को सुधार के नाम पर और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने के दम पर निजी क्षेत्रों को सौंपने को तैयार दिख रही है और व्यापक पैमाने पर निजीकरण को शुरू कर रही है। और उसका यह मानना है कि निजीकरण से देश के अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यह एक नए विमर्श को जन्म देने वाला है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नियोजन हमने देखा, सरकार की अपनी भूमिका उसमें देखी। एक मॉडल नियोजन का अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आपने देखा कि केंद्रीकृत नियोजन था। योजना आयोग बनाती थी योजनाओं को, राष्ट्रीय विकास परिषद उस पर काम करती थी और राष्ट्रीय विकास परिषद में जरूर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन यह जो योजना आयोग था वो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया और उसकी इच्छाओं से ही राज्यों को और जितने प्राथमिक क्षेत्र थे उनको पूंजी उपलब्ध हो पाती थी। एक तरह से सुपर कैबिनेट अर्थव्यवस्था के मामले में आर्थिक मामलों में सुपर कैबिनेट की भूमिका निभाने लगी थी। लेकिन एक अलग मॉडल भी था, उसी समय देश में लागू हुआ था, वो था केरल मॉडल। केरल भारत का एक राज्य है जो आप नक्शे में देखेंगे सबसे नीचे वो स्थित है और यह जो उदाहरण था वो था विकेंद्रीकृत नियोजन का उदाहरण। पावर एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि
सभी लोगों में निहित होनी चाहिए, ये विकेंद्रीकरण है। पावर का एक ही स्थान पर होना केंद्रीकरण है और सभी लोगों में बटा होना ये विकेंद्रीकरण है। इसी तरह नियोजन एक जगह से संचालित होना नियोजन में केंद्रीकृत नियोजन है, और यदि वो उसमें सब लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग उसमें शामिल हैं, अलग अलग सेक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है, तो वो विकेंद्रीकरण नियोजन है। ये केरल का अलग मॉडल था और इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। ये 5 क्षेत्रों पर जोर दिया गया। शिक्षा बहुत जरूरी, स्वास्थ्य बहुत जरूरी, भूमि सुधार कृषि से संबंधित हो गया, खाद्य वितरण ताकि कोई भूखा न रहे, और विशेषकर गरीबी उन्मूलन। इसमें केरल सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल, ये 1987 से 1991 के बीच इस अभियान को चलाया था और इसमें लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत लोगों को विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, आज हम वैज्ञानिक विचारों को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन कमोबेश कहीं ना कहीं हम पुराने परंपरागत ज्ञान को भी, परंपरागत धारणाओं को भी, आस्थाओं को भी लेके साथ में चल रहे हैं। आज पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वैज्ञानिक सोच को रखना बहुत जरूरी होगा। आज भी बहुत से लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि हम जो ईश्वर को पूजते समय जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को हम रख लेते हैं और हम उन्हें यत्र सर्वत्र न फेंक करके हम सोचते हैं इसे गंगा में ही बहा दें, किसी नदी में डाल दें, और कहीं ना कहीं यह नदी को प्रदूषित करता है। इस तरह से यदि हम ये जान लें कि ऐसा करना हमारे नदी को नुकसान पहुंचाएगा, तो शायद हम ऐसा न करें। तो इस तरह की जागरूकता वहाँ पर की गई। विज्ञान और पर्यावरण को लेकर के लोगों में जागरूकता को बढ़ाया गया और लक्ष्य ये रखा गया कि 100% साक्षरता उनको उपलब्ध हो, और इस काम में गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs को भी शामिल किया गया। इस बात के प्रयास हुए कि नागरिक पंचायती व्यवस्था के तहत योजनाओं के निर्माण में सहयोगी बने। इन्हीं सब प्रयासों से केरल विकास के विभिन्न मानकों पर सफल है। अब हमारा जो मेन हम जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो था कि नियोजन के क्या परिणाम हुए। आलोचना की जा सकती है, किसी भी चीज़ की आलोचना बड़े आसानी से संभव है। बाद में इसका मूल्यांकन हुआ था नियोजन के बारे में और काफ़ी इसकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन हम सकारात्मक तरीके से नियोजन का यदि मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि नियोजन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन हुए, और सबसे पहला जो परिवर्तन था उसको हमने हेडिंग दी है बुनियाद। नियोजन से भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियाद को रखने में मदद मिली। जिस प्रकार से एक मकान जब हम कोई खड़ा करते हैं उसके लिए नींव बनाते हैं और मजबूत नींव डालते हैं, उसी तरह से भारत ने नियोजन को अपना करके भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव बनाई। नियोजन के दौर में ही भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। इसी समय इतिहास की सबसे बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गईं और कृषि क्षेत्र को काफ़ी फायदा हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग, और नेहरू जी तो इन उद्योगों को विकास का मंदिर तक कहते थे, और उनका ये मानना था कि ये जो नवीन भारत है, नया भारत है, उसमें ये बड़ा रोल निभाएंगे ये जो भारी उद्योग हैं, और निश्चित रूप से ये आज सही साबित हो रहा है। तेल शोधक कारखाने, निर्माण इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन को शुरू किया गया। परिवहन और संचार जैसी आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं चाहे जितनी आलोचना की जाए, लेकिन यह सच है कि अगर ये न होता तो आज भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर रहा होता। दूसरा जो परिणाम था इसका वो था भूमि सुधार। कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमि सुधार इसी दौरान किए गए।
प्रथम संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार को लेकर ही था। इस संशोधन के द्वारा जमींदारी उन्मूलन किया गया और जमीन उनके हाथ से ली गई जिनको कृषि से कोई रुचि नहीं थी। जमींदार वो होते थे जिनके पास हजारों हेक्टेयर, सैकड़ों हेक्टेयर भूमि हुआ करती थी और ये उससे किराया वसूलते थे और इनकी ज़मीनों पर वो लोग काम करते थे, कृषि कामगार काम किया करते थे। तो जमींदारी उन्मूलन करके एक जो नेचुरल रिसोर्स है, ये प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसमें समानपूर्ण बंटवारा करने की कोशिश की गई। जमींदारी उन्मूलन उसी को कह सकते हैं। भूमि सुधार की और दो कोशिशें हुई, पहला चकबंदी और दूसरा सीलिंग। चकबंदी का आशय था, आपने देखा भी होगा उत्तराखंड में, एक खेत आपके नज़दीक है, दूसरा खेत आपसे बहुत दूर होगा, तीसरा खेत उससे भी दूर होगा। तो ऐसा किया गया सरकार ने कानून बना करके कि लोगों के जो खेत हैं वो एक ही जगह पर हो जाएं ताकि उसे खेती करने में आसानी हो। इसे ही चकबंदी कहा गया। और सीलिंग जो था वो एक ऐसा कानून था जो ये तय करता था कि किसी व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम जमीन होनी चाहिए, कृषि भूमि होनी चाहिए। तो सीलिंग का प्रयास हुआ। आज भी सीलिंग है, लेकिन उस रूप में लागू नहीं हुआ ये कानून जिस रूप में इसे लागू होना चाहिए। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में यदि चकबंदी हो तो खेती में प्रगति अवश्यंभावी है, जरूर होगा। भूमि सुधार में आंशिक सफलता ही मिली, इसकी हम आलोचना कर सकते हैं कि वो, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इनके जो संबंध थे वो पॉलिटिकल थे और ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे। तो इसलिए ये सही ढंग से लागू नहीं हो पाया, कानून का रूप नहीं ले पाया। और जो तीसरा परिणाम था, यह बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़िए कि 1950 और 60 के दशक में आपको पता हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत एक बहुत गरीब देश था और लोगों को भोजन तक नसीब नहीं था। जनसंख्या बहुत बड़ी थी, विशाल थी, उद्योग थे नहीं, कृषि थी नहीं, तो बहुत मुश्किल होती थी लोगों के आजीविका को चलाने में। और इसी दौर में दो दो बार अकाल पड़े और लाखों लोग उसमें मरे, लोगों को भोजन ही नहीं मिला। ऐसे दौर में हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा करके लोगों के पोषण को बनाए रखा, लोगों के भूख को शांत रखा। हरित क्रांति का जो सिंपल अर्थ था वो ये था कि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति। इसको परिभाषित यदि हम करेंगे तो हरित क्रांति से आशय देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर और बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। मुख्यतः हरित क्रांति का क्या उद्देश्य हुआ? फसल उत्पादन में वृद्धि। कब किया गया? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में प्रारंभ हुई और 1967-68 से पहले भारत दो युद्ध लड़ चुका था, 1962 और 1965, और इसमें काफ़ी कठिनाई आई थी। आपको याद होगा कि यह एक लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि यदि हम एक टाइम भूखे रह लेंगे लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं। तो एक टाइम भूखे रहने की नौबत इसीलिए थी क्योंकि हमारा जो उत्पादन था, फसल उत्पादन, वो बहुत कम था और अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। तो ऐसे में विश्व में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय, नोबेल पुरस्कार बाद में उन्हें मिला, प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्होंने गेहूं पर रिसर्च किया और उन्होंने उन्नतशील किस्म का बीज दिया दुनिया को। भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का उद्देश्य, शुरू करने का जो श्रेय है वो MS स्वामीनाथन को है,
जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के कारण भारत में जो पारंपरिक कृषि होती थी उसमें परिवर्तन करके उसे आधुनिक कृषि में बदला गया, और इस परिवर्तन में उन्नत बीज थे, रासायनिक उर्वरक थी, सिंचाई सुविधाएं थी, और जो तकनीकी और कृषि यंत्रों का प्रयोग था वो था। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर पाया। गेहूं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित किया गया। गन्ना, मक्का और बाजरा आदि फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, और हरित क्रांति के कारण भारत को गरीबी और कुपोषण से लड़ने में मदद मिली। तो हरित क्रांति ने भारत को भोजन दिया, सभी को भोजन दिया, और हर समय भोजन दिया। ये नहीं कि सुबह भोजन मिला तो शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो सरकारें बहुत सक्रिय हैं, और पूरा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस पर सरकार का ध्यान है, और सभी लोगों को कम से कम चावल, गेहूँ, दाल, चना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इसके पीछे का कारण यही है हरित क्रांति। अगर अधिक उत्पादन नहीं होता तो लोगों को ये चीज़ें भी नसीब नहीं होती। तो हरित क्रांति ने भारत को जो खाद्य सुरक्षा है वो उपलब्ध कराया। हरित क्रांति के प्रभाव, एक प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति के प्रभाव बताइए। हरित क्रांति के तो बहुत सारे प्रभाव हैं, उसमें पूछता है आपसे कि नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव। तो पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव को पढ़ लेंगे। ग्रामीण स्तर का जो जीवन था वो काफ़ी बदला, लोग बाजारोन्मुख हुए, सब्जी मंडियों तक, कृषि मंडियों तक अनाज आने लगे, बेचने लगे, किसानों की आय बढ़ने लगी, और कृषि जीविकोपार्जन का साधन नहीं बल्कि आय का एक साधन बन गया। किसानों के एक नए वर्ग ने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया, और ये पॉलिटिकली रूप से बहुत मजबूत हो गए। इसका उदाहरण था चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता भारत के प्रधानमंत्री बने। महेंद्र सिंह टिकैत का नाम सुना होगा। भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन किए और किसानों का प्रभाव राजनीति पर पड़ा। ये एक सकारात्मक था। समतामूलक समाज बनाने में भी इसकी भूमिका रही है। अक्सर किसान फटेहाल देखे जा सकते हैं, लेकिन ये सही है कि कृषि ने किसानों के हालत में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया है। और इसके अगर हम देखें नकारात्मक प्रभाव क्या रहे, तो देखेंगे कि ये बड़े किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रही, और जो छोटे जोतदार थे उन्हें कम फ़ायदा मिला। राज्यों में भी हम देखेंगे हरियाणा, पंजाब को ज़्यादा फ़ायदा मिला, यूपी का पश्चिमी इलाका ज़्यादा फ़ायदे में रहा, लेकिन और सारे इलाके वो बहुत फ़ायदे में नहीं रहे। जैसे पूर्वोत्तर फ़ायदे में नहीं था, दक्षिण फ़ायदे में नहीं था। नकारात्मक प्रभाव में ये देखेंगे कि धनी और निर्धन किसानों के बीच में असमानता बढ़ी है। रसायन का चूंकि अत्यधिक इस्तेमाल किया गया, कृषि यंत्रों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, तो रसायन के इस्तेमाल से क्या हुआ कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हुई, और खेत भी धीरे धीरे क्या होने लगे, बंजर होने लगे। कृषि यंत्रों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ी है, और सबसे बड़ा सवाल है गांव में आज रोजगार न होने का, क्योंकि कृषि आधुनिक हो गई, और आधुनिक कृषि होने से उत्पादन तो बेशक बढ़ा, लेकिन लोगों की भूमिका उसमें कम हो गई। हार्वेस्टर ने जिन खेतों में 100 मजदूर लग के, 200 मजदूर लग के जिन खेतों को काटा करते थे और अपनी जीविका लेते थे, वो एक हार्वेस्टर 2 घंटे में कर देता। तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई। तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव था। एक इसमें मैंने न्यू टॉपिक आपके लिए बताया, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द्वितीय हरित क्रांति के बारे में भी हम लोग जान लें। ये 2010-11 में सरकार ने BGIEI कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और इसका द्वितीय हरित क्रांति का जो विचार था वो इसलिए आया क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और इसके पेट भरने के लिए अत्यधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। आज भी भारत दाल का आयात करता है। दाल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, कई बार प्याज बाहर से मंगाना पड़ता है, कई बार आलू बाहर से मंगाना पड़ता है, कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो यदि और ऐसा संभव है, द्वितीय हरित क्रांति यानी कि अधिक उत्पादन करना संभव था। एक उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि आज भी जो वैश्विक जो विकसित देश हैं उनके यहाँ जो उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर भारत से 3 गुना तक ज़्यादा है।
4 गुना तक जाता है। आज हम 10 कुंटल उत्पादित करते हैं 1 हेक्टेयर में, और वो 40 कुंटल उत्पादित करते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। तो द्वितीय हरित क्रांति उन संभावनाओं के लिए है कि हम और बेहतर कितना कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में। तो इसका लक्ष्य क्या है? खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, उचित बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है अनाज सरकार कुछ अपने गोदामों में, जैसे एफसीसीआई के गोदाम हैं, और उन गोदामों में अनाज को रख लिया जाता है ताकि ये संकट काल में ये काम आए या गरीबों के लिए काम आए। और इसी उचित बफर स्टॉक के कारण आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों को, यानी गरीब लोगों को भोजन दे सकने में भारत सरकार और राज्य सरकारें सक्षम हो पाई हैं। और जो तीसरा लक्ष्य है वो है निर्यात बढ़ाना, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा उत्पादन करेंगे तो हम निर्यात बढ़ा सकते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। खाद्य उत्पादन से जुड़ी क्रांति। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल बदलाव। ये जो क्रांति शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, क्रांति क्या है? क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल बदलाव, संरचनात्मक बदलाव, ऐसा बदलाव जो ऐसा लगे कि वो परंपराओं से पीछे की जो चीज़ें हैं उन अवशेषों से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो खाद्य उत्पादन से जुड़ी जो क्रांतियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है वो श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है, दूध उत्पादन। इसमें केंद्रीय भूमिका वर्गीस कुरियन ने निभाई। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और आज अमूल का नाम आपने सुना होगा, अमूल बटर, अमूल चॉकलेट, अमूल के बहुत सारे दही, दूध, जितने आप देख लें वो सब अमूल का मिल जाएगा आपको। जितनी खाने की चीज़ें हैं, दूध जो प्रोडक्ट हैं, पनीर, और इसमें आज 45 लाख से ज़्यादा उत्पादक जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि भारत में 1 लीटर पानी महंगा है और 1 लीटर दूध सस्ता है, क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा है। और इस श्वेत क्रांति ने, ये सहकारी आंदोलन था, और इस क्रांति ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार और ग्रामीण विकास के लिहाज से एक अनूठा आंदोलन खड़ा किया। और इसी कारण आज भारत विश्व में दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है। और सारी क्रांतियाँ इस टेबल से आप देख सकते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, जैसे सरसों है, तीसी है, अलसी है, जो हम तेल खाते हैं, फॉर्चून मीन्स सोयाबीन। तो इन सभी तिलहन, क्योंकि तिलहन जो है हम आयात करते हैं, तो पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हरी क्रांति सब्जी उत्पादन, टमाटर, प्याज, आलू। इसी तरह सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से जुड़ा है। भूरी क्रांति कॉफी उत्पादन से जुड़ा है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। और इन सबका उद्देश्य था इन सभी जो संबंधित क्षेत्र हैं उसमें अत्यधिक उत्पादन करके और उसे निर्यात के स्तर पर ले जाया जाए, खाद्य सुरक्षा के स्तर पर लाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हमारी आय भी उससे बढ़े। थैंक यू।